हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डेली करंट अफेयर सीरीज ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। आज इस सीरीज़ में हम कवर करेंगे 30 जून और 1 जुलाई के करंट अफेयर्स। बट उससे पहले लास्ट क्लास में मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछे थे एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे कि कॉमनवेल्थ के सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो वो हैं पैट्रिशिया स्कॉटलैंड। ये अभी री इलेक्ट भी हो गई हैं, दोबारा इनको इलेक्ट कर दिया गया एज द कॉमनवेल्थ जनरल सेक्रेटरी पिछले 5 दिन पहले। और शी इज़ ऑल्सो द फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ नेशंस। ठीक है, तो इनको रीअपॉइंट कर दिया गया। इनका नाम अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनका क्वेश्चन बन सकता है ये वाला। ठीक है, अच्छा, कॉमनवेल्थ के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने पूछा था, बड़े प्यार से पूछा था, तो उसकी थोड़ी डिटेल्स देख लेते हैं एक बार। कॉमनवेल्थ का जो स्टार्ट हुआ था, जो मॉडर्न कॉमनवेल्थ स्टार्ट हुआ था ना, वो 1949 में स्टार्ट हुआ था। ओके, और इनिशियली उसमें ना सिर्फ ब्रिटिश की कॉलोनीज़ होती थी, या जो ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम के अंडर कंट्रीज़ होती थी वही उसकी मेंबर होती थी। बट धीरे धीरे जो बाकी नॉन ब्रिटिश कॉलोनियल भी थी कंट्रीज़, वो भी उसमें एंटर होने लगी थी। तो 1995 में मोज़ाम्बिक ऐसी पहली कंट्री बनी थी जो बिना कॉलोनियल ब्रिटिश कॉलोनियल से होने के बावजूद उसमें एंटर हुई थी। और 2009 में रवांडा ऐसी कंट्री बनी थी। तो ये 2 कंट्रीज़ थी अभी तक इसमें जो नॉन ब्रिटिश बैकग्राउंड से होने के बावजूद इसकी मेंबर हैं। अच्छा, कॉमनवेल्थ चार्टर है एक, 2012 में उसको अनाउंस किया गया था। उसमें कुछ ऐसे रूल्स वगैरह बताए हुए हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है अगर आपको मेंबर होना हो इस कॉमनवेल्थ नेशंस का। ठीक है, उसके और जो उन रूल्स को फॉलो नहीं करती है ना कंट्री, उसको बाहर निकाल दिया जाता है, या फिर उनको मतलब सारी कंट्रीज़ उन पे, जो बाकी के नेशंस होते हैं ना मेंबर नेशंस, वो उन पे प्रेशर बनाते हैं ताकि वो रिज़ाइन कर दें या स्टेप आउट कर दें एज दी मेंबरशिप, एज अ मेंबर। तो साउथ अफ्रीका ने भी स्टेप आउट किया था। साउथ अफ्रीका ने इसके रूल्स को फॉलो नहीं किया था, तो उनको उन पे भी ये प्रेशर बनाया गया था कि आप स्टेप आउट करें। तो उन्होंने स्टेप आउट किया था, बट देन उन्होंने रीजॉइन भी कर लिया था। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आप कोई रूल्स तोड़ते हो तो आप स्टेप आउट करोगे, और अगर वापस आप इस प्रॉमिस के साथ आते हो कि अब हम वो रूल नहीं तोड़ेंगे और प्रॉपर्ली इन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे जो आपका कॉमनवेल्थ चार्टर 2012 में मेंशन्ड है, तो आपको वापस एज अ मेंबर ले लिया जाता है। ठीक है, अच्छा, हेड कौन होते हैं इसके कॉमनवेल्थ नेशंस के? जो हेड हैं वो क्वीन एलिजाबेथ II हैं। ठीक है, और इनकी जो मीटिंग होती है वो साल में 2 बार होती है। जो कॉमनवेल्थ की गेम्स होती है उसमें भी सिर्फ कॉमनवेल्थ नेशंस जो होते हैं, जितनी मेंबर कंट्रीज़ रहेंगी वही मेंबर कंट्रीज़ ही उसमें परफॉर्म करती हैं। तो ये जो गेम्स हैं ये 4 साल के इंटरवल पे होती हैं, जो इस साल 2022 में कहाँ होने वाली है। मैं आपसे पूछा भी था क्वेश्चन, बर्मिंघम इंग्लैंड में। ओके, और लास्ट ये इंडिया में कब हुई थी? 2010 में। ठीक है, अच्छा, इसके साथ हम ये देख लेते हैं पहले मेंबर्स कितने हैं। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था 55th और 56th जो मेंबर्स हैं वो गैबोन और टोगो बने। तो अब टोटल कितने मेंबर्स हैं? 56। ओके, इसमें और डिटेल्स आपकी कुछ नहीं रहती हैं ऐसे। मेन मोटिव क्या है कॉमनवेल्थ नेशंस का? ताकि प्रॉपर एक जितनी भी कॉमनवेल्थ नेशंस हैं उनमें पीस, ह्यूमन राइट्स वगैरह, इस सब को थोड़ा और प्रमोट किया जा सके। ओके, और इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है इसमें कि यूएसए इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, यूएसए कोई मेंबर नेशन नहीं है कॉमनवेल्थ नेशंस का। और इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये भी इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं। और इंडिया और पाकिस्तान जब इंडिपेंडेंट हुए थे तो 1947 में ये लोग ने ज्वाइन किया था कॉमनवेल्थ नेशंस को। ठीक है, इस बार का जो कॉमनवेल्थ गेम्स आपका 22nd कॉमनवेल्थ गेम है। ये इससे रिलेटेड आपकी कॉमनवेल्थ से रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था लास्ट क्लास में कि एसबीआई के चेयरमैन कौन है, तो हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। चेयरमैन का नाम है दिनेश कुमार खरा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन मैंने पूछा था कि असम के गवर्नर कौन है, तो वो हैं जगदीश मुखी। ओके, अब आज की न्यूज़ देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ द डे से स्टार्ट करेंगे। 29 जून को हमने एक मिस कर दिया था, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है उस दिन। ठीक है, जितना भी हम डाटा वगैरह कलेक्ट करते हैं ना वो स्टैट्स में काउंट होता है। तो उसी डाटा की क्या इंपॉर्टेंस होती है आगे की इकोनॉमिक प्लानिंग में, उसकी जो इम्पोर्टेंस जो होती है उसको हाईलाइट करता है ये वाला डे, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। और ये मनाया जाता है, ये नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है प्रोफेसर प्रशांत चंद्रा की। प्रशांत चंद्रा एक प्रोफेसर थे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी और उनकी डेथ एनिवर्सरी सेम डे पे थी। तो उसी डे पे ये मनाया जाता है आपका नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, टू हाईलाइट दी सोशो इकोनॉमिक प्लानिंग। उसमें क्या इंपॉर्टेंस होती है स्टैटिस्टिक्स की, उसके लिए। और थीम क्या है इस बार की? डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके,
नेक्स्ट 30 जून को, पिछले कल, इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे मनाया जाता है, ठीक है, इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे। ये ना जो अगर आपने सुना होगा एक तंगुस्का इवेंट हुआ था 1908 में, एक एस्ट्रॉयड था, मतलब वो एस्ट्रॉयड भी वो ना हिट नहीं किया था अर्थ को, उसका सिर्फ पास होना ही इतना ज़्यादा खतरनाक था। रशिया में ये एस्ट्रॉयड का जो सारा इम्पैक्ट था वो देखा गया था। नियरली 80 मिलियन ट्रीज़ को इसने इफेक्ट किया था, इस वाले इवेंट ने। एक एस्ट्रॉयड धरती से छुए बिना, मतलब इतने क्लोजली वहाँ से निकला था कि इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया था वहाँ पे। नियरली 80 मिलियन जो ट्रीज़ थे वहाँ पर ख़त्म हो गए थे। ओके, तो इसी इवेंट को एक तरह से याद करने के लिए, और एस्ट्रॉयड से मतलब क्या क्या हो सकता है, उनकी वो कितने खतरनाक हो सकते हैं वगैरह, उसकी स्टडीज़, उन सबको, उसकी स्टडीज़ की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करने के लिए ये डे को सेलिब्रेट करते हैं हम। 1908 में ये वाला इवेंट हुआ था, तंगुस्का इवेंट। ओके, इस बार की थीम क्या है इसकी? स्मॉल इज़ ब्यूटिफुल, ये इसकी थीम है इस बार की। और आज के दिन यानी 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि नेशनल है, ये इंडिया में ही सेलिब्रेट होता है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट जब सेलिब्रेट हुआ था 1991 में। ओके, ये डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, या जो डॉक्टर BC रॉय हैं, BC रॉय, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है, ठीक है। और थीम क्या इस बार की इसकी? फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। अब आपने देखा ही होगा कि डॉक्टर्स की क्या इंपॉर्टेंस रहती है हमारे पूरे हेल्थ सिस्टम में, या इवन ऐसे भी हमारी लाइफ में, उसको हाईलाइट करने के लिए। और स्पेशली कोविड के टाइम पे जितने डॉक्टर्स ने या जितने नर्सेज ने, हेल्थ सेक्टर में जितने भी लोग रहते हैं, उन्होंने जितना अपनी जान को रिस्क करके हम लोगों को बचाया है, वो एक इम्पॉर्टेंस को ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए ये डे को हम सेलिब्रेट करते हैं। इस बार की थीम है फैमिली डॉक्टर्स ऑन दी फ्रंट लाइन। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं आज के। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट? यहाँ बाय आएगा, बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, बाय यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, जो हमारे मिनिस्टर हैं इसके कम्युनिकेशन के, अश्विनी वैष्णव। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म, ई-प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो आपके पोस्टल डिपार्टमेंट के लिए ज़्यादा ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो उस प्लेटफॉर्म का नाम हमसे पूछा गया है यहाँ पे, क्या नाम है उसका? डाक कर्मयोगी, डाक कर्मयोगी नाम है, ठीक है। नेक्स्ट इसका थोड़ी डिटेल्स देखेंगे अब हम। मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन हमने पढ़ा, ये अश्विनी वैष्णव। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स कौन है कम्युनिकेशन के लिए? देवूसिंह चौहान। इन दोनों ने मिलके इस ई प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। डाक कर्मयोगी इसका नाम है। ये जो मिशन कर्मयोगी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, उसी के अंडर ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। मिशन कर्मयोगी के बारे में भी हम पढ़ेंगे, पहले डाक कर्मयोगी का पढ़ लेते हैं। डाक कर्मयोगी एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म रहेगा, जितने भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में लोग हैं उनके लिए, वो उनकी ई लर्निंग हो सके। मतलब ई लर्निंग क्या होता है? जो ऑनलाइन लर्निंग कर सके वो, ठीक है। तो पोस्टल सारे उसमें पोस्टल एरिया में जितनी भी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो चाहिए होती है, ज़रूरी होती है, वो यहाँ से लर्न की जा सकती है। बाकी मिशन कर्मयोगी की अगर बात करें तो ये सितंबर 2020 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। PM मोदी ने इसको लॉन्च किया था। और ये बेसिकली इसका मेन पर्पस था कि रिफॉर्म लाए जा सके इंडिया की ब्यूरोक्रेसी में, ठीक है। और सिविल सर्वेंट्स को प्रिपेयर किया जा सके फ्यूचर के लिए। फ्यूचर के लिए मतलब कि उनको प्रॉपर टेक्नोलॉजी वगैरह के हिसाब से भी अपडेट किया जा सके। उन सब चीज़ों का एक मतलब एक पर्पस था, वो सब इसमें लाना कि सिविल सर्वेंट्स जो भी फ्यूचर के लिए हों उनको प्रॉपर्ली रेडी किया जा सके। वो मिशन कर्मयोगी के अंडर था, और ये है डाक कर्मयोगी। अच्छा, इसका एक और पॉइंट है कि T धनंजय पोस्टल असिस्टेंट हैं कर्नाटका से। ये इनको नवाजा गया है विद दी मेघदूत अवार्ड। मेघदूत अवार्ड जो होते हैं वो पोस्टल डिपार्टमेंट के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑनर होता है, ठीक है। तो ये भी दिए गए हैं, ये अवार्ड भी पेश किए गए हैं। तो इसको किसने जीता इस बार? T धनंजय ने। ये पोस्टल असिस्टेंट हैं कर्नाटका से, ठीक है। हाईएस्ट ऑनर है ये, तो ये आपको याद रखना है, ये मिला है T धनंजय को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021, हाउ मेनी इंडियन सिटीज़ आर लिस्टेड इन टॉप 20 सिटीज़ इन टर्म ऑफ सस्टेनेबिलिटी? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि अकॉर्डिंग एक मतलब रिपोर्ट आई है, एक इंडेक्स आया है, एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 का,
इसमें हमसे पूछा गया कि कितनी इंडियन सिटीज़ हैं टॉप 20 की लिस्ट में। ऑल ओवर द वर्ल्ड टॉप 20 जो कंट्रीज़ सिटीज़ हैं उसमें इंडिया की कितनी सिटीज़ आई हैं। तो इस लिस्ट में ना इंडिया की 4 सिटीज़ हैं, ठीक है, 4 सिटीज़ इंडिया की इस लिस्ट में हैं। हम डिटेल्स देखेंगे। बेंगलुरु ने इंडिया में टॉप किया है, ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटका इस एक सिटी ने इस लिस्ट में टॉप किया है। गोल्ड स्टैंडर्ड कैटेगरी में ये जो सिटी है इस लिस्ट में शामिल हुई है और इंडिया में टॉप किया है। देख लिया आपने। अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें या ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं, एशिया पैसिफिक में अगर देखें, एशिया पैसिफिक रीजन में बेंगलोर जो है 14th रैंक पे है। ओके, जो बाकी 3 सिटीज़ इसके अलावा हैं, टोटल 4 है ना, जो बाकी 3 हैं वो हैं दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई। ये 3 सिटीज़ भी इस लिस्ट में हैं और इनकी रैंक है 17th दिल्ली की, 18th हैदराबाद की और 20th मुंबई की रैंक है इस लिस्ट में। और ये 3 जो सिटीज़ हैं ये सिल्वर स्टैंडर्ड कैटेगरी में, वो गोल्ड में, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट वैसे वही बनता है बेंगलुरु वाला, बट आपको स्टिल ये भी याद रखना है कि सिल्वर, क्योंकि 4 ही हैं सिटीज़ तो आपको याद रखना है ये। द एशिया पैसिफिक सस्टेनेबली लेड सिटीज़ इंडेक्स इंक्लूड्स 36 सिटीज़ टोटल ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसमें 36 सिटीज़ का एक सर्वे किया गया था। टोटल 36 सिटीज़ हैं इसमें इस लिस्ट में, मतलब सर्वे तो बहुत सारी सिटीज़ का हुआ था बट 36 का एक इंडेक्स बनाया बाद में। इनको रैंक किया गया है किस बेसिस पे? अकॉर्डिंग टू दी अर्बनाइजेशन प्रेशर, क्लाइमेट रिस्क, कार्बन एमिशंस और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। अर्बनाइजेशन का कितना प्रेशर पड़ रहा है किसी भी जगह पर, उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट कितने स्टेप्स उठा रही है, कार्बन एमिशंस के रिगार्डिंग या क्लाइमेट रिस्क के लिए भी वहाँ की गवर्नमेंट कितने स्टेप्स उठा रही है, कितने इनिशिएटिव स्टार्ट कर रही है, उसके बेसिस पे ये जो इंडेक्स था इसको बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2022 नेम्ड विच विद द स्ट्रॉन्गेस्ट विच सिटी आएगा यहाँ पे, आज टाइपिंग एरर्स काफ़ी हैं। तो ये पूछा गया है कि कौन सी सिटी जो है उसको सबसे मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम यहाँ पर रखा गया इस इंडेक्स के तहत। तो वो रखा गया आपका बेंगलुरु को, ठीक है। पिछले वाले में बेंगलुरु था, इसमें बेंगलुरु ही इसका आंसर है। डिटेल्स देखते हैं हम। अकॉर्डिंग टू द इजराइल बेस्ड स्टार्टअप ब्लिंक्स ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, बेंगलुरु द कैपिटल सिटी ऑफ कर्नाटका हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया। अगर आप इसके बारे में थोड़ा भी जानते हो, स्टार्टअप्स वगैरह सबसे ज़्यादा हैं ही बेंगलुरु से, सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स वगैरह भी बेंगलुरु से ही हैं। तो उसी के ही तहत जो है स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम का भी जो अवार्ड है इंडिया का, वो या एक ऑनर जो है वो बेंगलुरु ने ही लिया है। और बेंगलुरु जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड 8th रैंक पे है। वर्ल्ड की टॉप 10 सिटीज़ में अगर देखा जाए तो 8th नंबर पे है बेंगलुरु, ठीक है। और इंडिया में या साउथ एशिया में बेंगलुरु 1st रैंक पे, ओके। इंडिया या साउथ एशिया में 1st रैंक पे है और ऑल ओवर द वर्ल्ड 8th रैंक पे है बेंगलुरु। India is among the top 20 startup ecosystem globally and has been ranked 19th in country wise ranking. 19th नंबर पे इंडिया अगर कंट्री के हिसाब से देखा जाए कि ग्लोबल स्टार्टअप्स जितने भी हो रहे हैं, नए पेश किए जा रहे हैं या जितनी भी उसमें इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं, उसके हिसाब से इंडिया जो है वो 19th रैंक पे है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा, इन द एशिया पैसिफिक रीजन इंडिया इज़ 4th आफ्टर सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना। अगर सिर्फ एशिया पैसिफिक रीजन की बात करें, एपैक भी कहते हैं इसको, ठीक है, एशिया पैसिफिक रीजन को एपैक भी कहते हैं। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंडिया जो है 4th रैंक पे है, 1st पे सिंगापुर है, 2nd पे ऑस्ट्रेलिया है और 3rd पे चाइना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एन ऑटोमेटेड पे एंड अलाउंसेस मॉड्यूल पद्मा हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड। व्हाट डज द फर्स्ट ए स्टैंड्स फॉर इन पद्मा? इस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये सेम वैसा ही क्वेश्चन मैंने उठाया है जैसा आपके एग्ज़ाम में पूछा गया इससे पहले भी। तो हमसे पूछा है कि एक ऑटोमेटेड पे एंड अलाउंसेस का मॉड्यूल नया लॉन्च हुआ है जिसका नाम है पद्मा, ठीक है। ये मेनली जो इंडियन कोस्ट गार्ड होंगे उनकी पेज, उनकी सैलरी, उनकी अलाउंसेस के लिए ये जो पोर्टल है, ये मॉड्यूल है, इसको लॉन्च किया गया है। तो हमसे पूछा है कि पद्मा में जो फर्स्ट ए है उसका क्या फुल फॉर्म है। ये आप तभी बता पाओगे जब आपने पढ़ा होगा पूरी फुल फॉर्म को, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं अभी हम यहाँ पे ए पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे भी आपसे ए ही पूछा जाएगा, या कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है
तो आपको इसीलिए मैं बोलती हूँ कि फुल फॉर्म्स हमेशा अच्छे से पढ़ना। इसका आंसर आपका ऑटोमेशन, ठीक है। पद्मा की फुल फॉर्म देखते हैं आप, ऑटोमेशन है इसमें फर्स्ट ए का फुल फॉर्म पूरी क्या है इसकी, पहले ये देख लेते हैं। पेरोल ऑटोमेशन फॉर डिसबर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंसेस। अब इसका नाम ही सजेस्ट कर दे रहा है कि इसका मेन पर्पस क्या रहेगा कि पूरा पेरोल आपका या फिर अलाउंसेस जितनी भी होंगी उसकी मंथली प्रॉपर जो डिसबर्समेंट है वो हो सके, ये इस मॉड्यूल का एक मेन पर्पस रहेगा, ठीक है। डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत ने मिलकर इस मॉड्यूल को लॉन्च किया है, ठीक है। इसमें क्या होगा, मतलब कि ये जो आपका ऑटोमेटेड पे या अलाउंसेस मॉड्यूल रहता है ना, इसमें क्या होता है कि जितनी भी आपकी पेज, सैलरी या फिर जो भी अलाउंसेस होते हैं एडिशनल, वो मंथली बेसिस पे डिडक्ट होके आपके अकाउंट में चले जाते हैं। उसके लिए प्रॉपर ऐसी कोई कैलकुलेशन बार बार नहीं करनी पड़ती है। तो ऐसे ये एक सॉफ्टवेयर या मॉड्यूल्स रहते हैं जिसमें जितनी भी आपकी पेज, सैलरी वगैरह रहेगी वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट होके आपके अकाउंट में आ जाया करेगी, ठीक है। तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए ये इनिशिएटिव है, ये आपको याद रखना है, ओके। और इसको इनॉग्रेट किसने किया है ये भी इम्पॉर्टेंट है, रजनीश कुमार ने इसको इनॉग्रेट किया है, जो कि कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स है, ठीक है। इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। पद्मा जो है एक ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म है और सेंट्रलाइज्ड पे सिस्टम है। अब इस ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म को हम और क्या कहते हैं, सेंट्रलाइज्ड पे सिस्टम, ठीक है। ये यूटिलाइज करता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को ताकि सीमलेस और टाइमली डिसबर्समेंट हो सके पे और अलाउंसेस की। एकदम टाइम पे, मतलब एक डेट फिक्स कर दी जाती है कि जैसे 1 ऑफ एनी मंथ को आपकी जो सैलरी वगैरह है वो आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो वैसा एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एक ऐसा प्रोसीजर स्टार्ट किया है आईसीजी के लिए, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। तो इसमें नियरली 15,000 आईसीजी पर्सनल जो हैं उनको बेनिफिट मिलेगा इससे। सेंट्रलाइज्ड पे सिस्टम या पेमेंट सिस्टम इन इंडिया आर आरटीजीएस एंड एनईएफटी। आरटीजीएस या एनईएफटी के थ्रू ये जो पेमेंट्स हैं ये यहाँ पर की जाती हैं इंडिया में। और ये दोनों ही आरटीजीएस भी और एनईएफटी भी, ये दोनों ओन्ड भी आरबीआई ने की है और ऑपरेट भी इसको आरबीआई ही करता है, ठीक है। आरबीआई के ही अंडर है, ऑपरेट भी वही करेगा इसको। आरबीआई के ही थ्रू आरटीजीएस और एनईएफटी को रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड कमीशनड द इंडिजिनस एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव MK3 एयरक्राफ्ट एट पोरबंदर पोर्ट, गुजरात। ये आपकी न्यूज़ थी जो क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड थी तो हमने यहीं पर ही कवर कर लिया। जब आप ऐसे रिलेट करके न्यूज़ पढ़ते हो ना तो ज़्यादा याद रहती है। अब हम इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो एक और चीज़ देख लेते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड जो है उन्होंने एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को भी कमीशन किया है। क्या नाम है उसका, ध्रुव MK3 एयरक्राफ्ट। ये कहाँ पर किया है इन्होंने स्टार्ट, कमीशन कहाँ किया है, पोरबंदर पोर्ट, गुजरात में, ठीक है। और किसने इसको वहाँ पर इनॉग्रेट किया है, जो हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड के डीजी हैं, 24th डीजी डायरेक्टर जनरल हैं ये इंडियन कोस्ट गार्ड के, वीरेंद्र सिंह पठानिया, इन्होंने ही इसको इनॉग्रेट किया है यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मेटा अलॉन्ग विद विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड सेकेंड फेज ऑफ गोल, ये एल है 2.0। तो मतलब मेटा आपका यहाँ पे फेसबुक है, फेसबुक को ही अब रीनेम करके मेटा कर दिया ना। तो मेटा ने फॉलोइंग में से किसी एक मिनिस्ट्री के साथ मिलके एक गोल 2.0 नाम का प्रोग्राम जो है उसको रीलॉन्च किया है, मतलब उसका सेकंड जो फेज़ है वो लॉन्च किया है इस बार। तो किस मिनिस्ट्री के साथ मिलके किया ये हमसे पूछा गया है। ये किया है आपका ट्राइबल मिनिस्ट्री के साथ मिलके, ठीक है। ट्राइबल अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है उनके साथ मिलके इस फेज़ को लॉन्च किया गया है। अगर आपने पहले इसके बारे में पढ़ा होगा, क्योंकि ये 2.0 है, अगर पहले से कोई तैयारी कर रहा है उसको पता है कि गोल वाला किसके लिए है, तो वो ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ हैं उन्हीं के ही लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था। इसका थोड़ा डिटेल्स देखते हैं। सोशल मीडिया जायंट जो है मेटा, जिसको पहले फेसबुक कहा जाता था, उन्होंने कोलैबोरेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ ताकि गोल 2.0 प्रोग्राम जो है उसको लॉन्च किया जा सके। गोल की फुल फॉर्म देखते हैं, जैसे पद्मा की हमने देखी वैसे गोल की भी पूछी जा सकती है। तो गोल की फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, ठीक है। गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, एज द नेम सजेस्ट, इसमें डिजिटाइजेशन वगैरह है या डिजिटल इनिशिएटिव्स के थ्रू जो हमारी डिजिटल लिटरेसी वगैरह है उसको इसमें ज़्यादा टारगेट किया गया है। तो ये जो है एक डिजिटल लिटरेसी एंड मेंटरशिप का इनिशिएटिव है। मतलब कि ऑनलाइन जो भी चीज़ें होती हैं, डिजिटल लिटरेसी का मतलब होता है कि इंटरनेट से अवेयर करवाना वहाँ के लोगों को, और उसके थ्रू आप लोग क्या क्या बेनिफिट्स उठा सकते हैं, किस किस बेनिफिट का मतलब ऐसे फ़ायदा उठा सकते हैं, वो सब चीज़ें
इसका मेन पर्पज़ रहेंगी। तो जो सेकंड फेज़ है वो डिजिटली अपस्किल करेगा, कनेक्ट करेगा और एम्पावर करेगा नियरली 10 लाख यूथ एंड विमेन जो कि बिलोंग करेंगे ट्राइबल कम्युनिटीज़ से। मेन इनका है ही ट्राइबल कम्युनिटीज़ को इन्होंने टारगेट किया है कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होंगी उनकी नियरली 10 लाख की जो पॉपुलेशन रहेगी वो यूथ भी होगा और बेसिकली वो विमेन को भी वहाँ पर टारगेट करेंगे। मेन ध्यान जो है विमेन की तरफ रहेगा। वो डिजिटली भी उनको जो जितने उनके स्किल्स होंगे, अगर नहीं है स्किल्स तो उनको स्किल्स बनाना, और हैं तो उसको और अपग्रेड करना, वो इसका पर्पज़ रहेगा। साथ में कनेक्ट और एम्पावर करने वाले हैं ये उन लोगों को, ताकि इनको एक ब्रिज मिल सके। जितने भी जब अब सोशली मार्जिनलाइज्ड यूथ जो होता है ना, वो ये है कि ज़्यादा नहीं, जिनको कुछ भी पता है बाहर के दुनिया के बारे में इतना, तो उनको एक टेक्नोलॉजी के थ्रू उनको थोड़ा और उभार के लाया जा सकता है और आज की दुनिया में आज के हिसाब से चलना उनको सिखाया जा सकता है। तो ये मेन पर्पज़ रहेगा गोल 2.0 का। ठीक है, जो पहला था ना गोल जो फर्स्ट वाला फेज़ था वो 2020 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, अब रीलॉन्च हुआ है 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का है 6th क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट्स 2022 रिपोर्ट, इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू हैव हाउ मेनी न्यू यूनिकॉर्न्स इन नेक्स्ट 4 ईयर्स। तो अभी हमने बेंगलोर की जब बात हो रही थी तो हमने यूनिकॉर्न्स के बारे में बात की थी ना। एक लिस्ट है नई, एक रिपोर्ट है हुरून की रिसर्च इंस्टीट्यूट्स 2022 की रिपोर्ट। इसने हमें बताया है कि इंडिया में फॉलोइंग में से कोई एक नंबर है, उतने यूनिकॉर्न्स जो स्टार्टअप्स हैं वो आने वाले हैं अगले 4 सालों में। तो कितने आने वाले हैं, कितने नए यूनिकॉर्न्स ऐड होने वाले हैं? 122। ठीक है, 122 नए यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स जो हैं वो ऐड ऑन होने वाले हैं अगले 4 सालों में इंडिया में। द रिपोर्ट नेम्ड ASK प्राइवेट वेल्थ हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 stated that India will have 122 न्यू यूनिकॉर्न्स इन द नेक्स्ट 2 to 4 years। अगले 2 से 4 साल में इंडिया के पास नए 122 नए यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स जो हैं वो आने वाले हैं। दी USA एंड चाइना हैव द टॉप लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम्स। टॉप 2 इनके हैं, 3rd पे इंडिया है। ठीक है, फर्स्ट अगर स्टार्टअप सिस्टम इकोसिस्टम का देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स जो हैं वो और सक्सेसफुल स्टार्टअप्स जो हैं वो US में हैं, उसके बाद चाइना में है और 3rd पे इसमें इंडिया अब शामिल हो रहा है। ठीक है, इंडिया का भी जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो नंबर 3rd पे इंडिया है इसमें। अब एक और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सेकिया कैपिटल के नाम से एक कंपनी है जो इसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है इन्होंने स्टार्टअप्स में। अगर हम देखें इस बारी लाइक 2021 तक, ये जो कंपनी है, ये जो कैपिटल वाली एक मतलब इन्वेस्टमेंट देने वाली एक कंपनी है, ये मोस्ट एक्टिव इन्वेस्टर बने हैं इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम में। इन्होंने टोटल 39 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स जो हैं उनमें इन्वेस्ट किया है और इनके बाद टाइगर ग्लोबल जो है उन्होंने भी नियरली 27 जो स्टार्टअप्स हैं उनमें इन्वेस्ट किया है। तो ऐसी भी, क्योंकि ये बहुत एक काफ़ी ना एक इनकी बहुत मतलब मेजर कंट्रीब्यूशन रहती है। जब हम इस लिस्ट पे जा रहे हैं, टॉप 3rd पे आ गए हैं हम ना, तो ऐसे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है एक हमारे को इस लेवल तक पहुंचाने के लिए। तो इनके नाम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीकिया कैपिटल जो है वो बनी है मोस्ट एक्टिव इन्वेस्टर इन इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम और 2nd नंबर पे टाइगर ग्लोबल है। ओके, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि एयरटेल पेमेंट बैंक ने कोलैबोरेट किया है फॉलोइंग में से किसी एक बैंक के साथ ताकि वो अपनी कैश कलेक्शन जो है उसको डिजिटाइज कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे कैश कलेक्शन में डिजिटाइजेशन लाने के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक ने फॉलोइंग में से एक्सिस बैंक के साथ जो है कोलैबोरेट किया है। ठीक है, ताकि वो अपनी कैश कलेक्शन डिजिटल वे से कर सके। इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं कि एयरटेल पेमेंट बैंक ने पार्टनर किया है ताकि जितने भी टायर 3 की सिटीज़ हैं या सेमी अर्बन रीजन हैं उनको जो है वहाँ पर जो कैश कलेक्शन सिस्टम है उसको और इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, अभी तक जो अर्बन सिटीज़ वगैरह हैं उसमें तो है ही ज़्यादा बेटर ना, कैश कलेक्शन वगैरह वहाँ तो हो ही रही है, बट सेमी अर्बन या फिर जो आपके टायर 3 सिटीज़ हैं वहाँ पर भी। अब टायर 3 सिटीज़ कौन होती हैं? जिनकी पॉपुलेशन लेस देन 1 मिलियन होती है, जिनकी पॉपुलेशन लेस देन 1 मिलियन होती है उसको हम बोलेंगे टायर 3 सिटीज़, और जिनकी अराउंड 1 मिलियन होती है उनको टायर 2 कहते हैं। इनकी अराउंड 1 मिलियन होती है। ठीक है, सेमी अर्बन वो हुई जो मतलब अर्बन और रूरल दोनों के बीच में आता है, मतलब एकदम से वो टोटली अर्बन नहीं होती हैं,
अर्बन की तरफ जा रही हैं बट अभी टोटली अर्बनाइज नहीं हुई हैं, ठीक है। तो ऐसी रीजन्स में पेमेंट की जो कलेक्शन रहेगा, कैश कलेक्शन, उसको थोड़ा डिजिटाइज करा जा सके, उसके लिए एयरटेल पेमेंट बैंक और एक्सिस बैंक ने कोलैबोरेट किया है। अब एक्सिस बैंक के जितने भी एजेंट रहेंगे ना, वो डायरेक्टली एयरटेल पेमेंट बैंक के आउटलेट पे जा सकते हैं अगर उन्होंने कोई भी कैश वगैरह डिपॉजिट करवाना है तो, ठीक है। उनको मतलब ये नहीं होगा कि हमें एक्सिस की ही ब्रांच ढूंढनी है। अगर उनको ज़्यादा नज़दीक एयरटेल पेमेंट बैंक की कोई ब्रांच लग रही है तो वो वहाँ जाके भी कैश डिपॉजिट करवा सकते हैं, क्योंकि इन दोनों ने अब कोलैबोरेट कर लिया इसके लिए, ठीक है। फिर जो भी अमाउंट बनेगा, जो एक्सिस के कस्टमर्स लाएंगे, वो यहाँ से एयरटेल पेमेंट बैंक वाले खुद ही डिजिटल फॉर्म में वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे एक्सिस बैंक के अकाउंट में, ठीक है। तो इस तरह से जो भी EMI वगैरह की कलेक्शन होती है, जो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं और हमेशा आप उसके लिए ब्रांच वगैरह में जाना नहीं प्रेफर करते हो, तो वो यहाँ से सॉल्व की जा सकती है। क्योंकि यहाँ तो चलो ATMs होते हैं और ब्रांचेस भी बहुत जगह पे, जो अर्बन एरियाज़ होते हैं उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। वहाँ पर आपकी वो जो कैश डिपॉजिट मशीन्स होती हैं वो होती हैं, ब्रांचेस होती हैं हर जगह पर। बट जो सेमी अर्बन एरियाज़ होते हैं या ऐसे लेस पॉपुलेटेड जगहें होती हैं, वहाँ पर ये सब फैसिलिटीज़ नहीं होती। तो अगर वहाँ पर एक्सिस बैंक की ब्रांच नियर बाय नहीं है बट एयरटेल पेमेंट बैंक की है, तो आप वहाँ जाके ये कैश को डिपॉजिट करवा सकते हो, ठीक है। अब एयरटेल पेमेंट बैंक के MD CEO की अगर हम बात करें, उनका नाम है अनुव्रत विश्वास। ये हमने पहले पढ़ा भी हुआ है। ये जो एयरटेल पेमेंट बैंक है आपका 2017 में लॉन्च इस्टेब्लिश हो चुका है और हेडक्वार्टर्स इसके न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट अब आज के इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स देख लेते हैं। Pice Fintech Private Limited, an investment platform, has launched India's first and largest fractionally owned solar power plant in Karnataka. तो Pice नाम की एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जिन्होंने इंडिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा फ्रैक्शनली ओन्ड सोलर पावर प्लांट जो है कर्नाटका में स्टार्ट कर दिया है। ओके, इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है? 26 करोड़ रुपीज़ इस पे लगे हैं और अभी ये कमीशन नहीं हुआ है। कमीशन ये जुलाई के एंड तक होगा, मतलब अभी तो जुलाई का स्टार्ट हुआ है, जुलाई के एंड तक ये कमीशन होगा। और नियरली 65 लाख केजीज जो है कार्बन की फुटप्रिंट इसमें डिडक्ट किया जाएगा अगले 25 साल में, ठीक है। नेक्स्ट 25 ईयर्स में इसका मेन टारगेट रहेगा कि नियरली 65 लाख केजीज तक की जो कार्बन एमिशंस हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस एंड IDFC फर्स्ट बैंक फॉर्म्स बैंक अश्योरेंस टाइप। जब भी ऐसा कोई बैंक अश्योरेंस वगैरह वाला टाइप होता है, नॉर्मल टाइप्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं बट बैंक अश्योरेंस वगैरह वाले भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस जो एक इंश्योरेंस प्रोवाइडिंग कंपनी है, उन्होंने IDFC फर्स्ट बैंक के साथ एक पैक्ट साइन किया है जिसमें अब वो बैंक अश्योरेंस मतलब टाई अप कर लिया उन्होंने। बैंक अश्योरेंस क्या होता है कि अगर कोई बैंक किसी इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाने लगे तो उसको कहते हैं बैंक अश्योरेंस, ठीक है। वो एक बैंक अश्योरेंस वाला टाई अप होगा। अब इसमें अगर देखें तो IDFC फर्स्ट बैंक जो है वो अपने कस्टमर्स को स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की प्रोडक्ट्स सेल करेगा, ठीक है। तो ये इनका टाई अप है। नेक्स्ट क्या है, अच्छा इसमें हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया था बैंक अश्योरेंस का, तभी मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है इनका तो बेनिफिट हो गया कि इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो वहाँ पर बिक रही हैं। इनका क्या बेनिफिट है, ये इनको कमीशन देंगे उसके लिए, ठीक है। अपने प्रोडक्ट्स अगर ये बेच रहे हैं तो एक उसमें एक फिक्स अमाउंट होगा, एक परसेंटेज होगी जो जितनी कमीशन ये एक किसी प्रोडक्ट पे इनको बैंक वालों को प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास है, नेक्स्ट पॉइंटर है कि महाराष्ट्र ने रीनेम कर दिया है औरंगाबाद सिटी को। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि महाराष्ट्र ने औरंगाबाद सिटी को रीनेम करके संभाजी नगर कर दिया है। संभाजी नगर औरंगाबाद सिटी को रीनेम कर दिया है और उस्मानाबाद जो सिटी है महाराष्ट्र की, उसका नाम उस्मानाबाद से हटा के धाराशिव कर दिया है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। ये आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, कोई भी सिटी वगैरह से, और स्पेशली औरंगाबाद और उस्मानाबाद दोनों ही काफ़ी फेमस सिटीज़ हैं, तो इनको रीनेम किया है तो इनका भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंस बनती है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंटर है कि आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे जो हैं वो नए CM बन गए हैं महाराष्ट्र के, ठीक है। एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे ने रिज़ाइन कर दिया था क्योंकि उनकी अपनी पार्टी में ही कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई थी जिसके बाद उनको लगा कि पार्लियामेंट में उनकी एकता को वो प्रूव नहीं कर सकते, उनकी यूनिटी को, अपनी पार्टी की यूनिटी को वो नहीं प्रूव कर पाएंगे। तो ये इस डर की वजह से इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था और उसके बाद जो आपके CM बने हैं अब महाराष्ट्र के वो हैं एकनाथ शिंदे। और डेप्यूटी CM भी अपॉइंट हुए हैं, कौन हुए हैं?
देवेंद्र फडणवीस, ये फॉर्मर सीएम रह चुके हैं महाराष्ट्र के, इनको डेप्यूटी सीएम बना दिया है महाराष्ट्र का। ओके, ये दोनों ही पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंटर है कि के वेणुगोपाल जो हैं उनको रीअपॉइंट कर दिया गया है एज दी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कितने टाइम के लिए? 3 मंथ्स के लिए। अभी ईयरली इनकी एक्सटेंशन नहीं हुई है, सिर्फ 3 मंथ्स के लिए इनको रीअपॉइंट कर दिया गया है एज दी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, के वेणुगोपाल। ओके, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 महीने के अंदर अंदर एग्ज़ाम आ जाता है आपका तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि इंग्लैंड के स्किपर हैं इयॉन मॉर्गन, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है सारे इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर्म्स में से। ठीक है, इंग्लैंड के स्किपर इयॉन मॉर्गन रिटायरमेंट ले ली है इंटरनेशनल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से। नेक्स्ट पॉइंट क्रिकेट के ही रिगार्डिंग है दोबारा कि इंडिया की जो क्रिकेट टीम है, जो आयरलैंड वाली सीरीज़ में जिसको किसने कैप्टन किया था? हार्दिक पांड्या ने। हार्दिक पांड्या ने इसको कैप्टन किया था और इन्होंने आयरलैंड सीरीज़ में आयरलैंड को हरा दिया है। ठीक है, और इनको कौन सा अवार्ड मिल गया है, कौन सा कप मिल गया है? जॉय ई बाइक इलेक्ट्रीफाइंग कप। जॉय ई बाइक इलेक्ट्रीफाइंग कप मिल गया है इंडियन टीम को। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है लेजेंडरी इंडियन हॉकी प्लेयर वरिंदर सिंह पासेस अवे। ही वॉज कॉन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन 2007। ठीक है, अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन सिर्फ इतने बनते हैं कि आपसे ये पूछा जाता है कि जो भी पर्सन है जिनकी डेथ हुई है वो किस फील्ड से बिलोंग करते थे। तो यहाँ पर ये हॉकी से बिलोंग करते थे और इनको मेजर ध्यानचंद जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है वो भी इनको मिला था 2007 में। ठीक है, नेक्स्ट भी ऑब्ituary ही है कि नोटेड राइटर थे एक चोवलूर कृष्णकुट्टी, उनकी भी डेथ हो चुकी है। तो आपको याद रखना है सी कृष्णकुट्टी जो हैं वो राइटर थे। नेक्स्ट पॉइंट है जस्टिस उज्जल भुयान टेक्स ओथ एज दी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए हैं उज्जल भुयान। किसको रिप्लेस किया है इन्होंने, किसको सक्सीड किया है? सतीश चंद्र शर्मा को। सतीश चंद्र शर्मा जो हैं अब दिल्ली हाई कोर्ट में शिफ्ट हो गए हैं, तो इस वजह से उनको रिप्लेस कर दिया है उज्जल भुयान ने एज द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना। नेक्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू द यूएन हैबिटेट्स वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट, इंडिया की जो अर्बन पॉपुलेशन है वो 2035 तक ना 675 मिलियन तक पहुंचने वाली है। इस एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन जो है वो 675 मिलियन का जो एक लेवल है उसको क्रॉस कर जाएगी बाय 2035। ओके, तो ये पूछा जा सकता है कि ये जो डाटा है इंडिया की जो अर्बन पॉपुलेशन इतना क्रॉस करेगी, इतने वाला मार्क क्रॉस करेगी, ये किस एक रिपोर्ट के थ्रू हमें पता चला है? तो यूएन हैबिटेट्स वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट 2022 के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है आज का लास्ट की नासाज कैपस्टोन 12 यूनिट क्यूबसैट लूनर ऑर्बिटर was successfully launched on रॉकेट लैब्स इलेक्ट्रॉन रॉकेट। नासा ने एक कैपस्टोन नाम का रॉकेट मतलब लूनार ऑर्बिटर है तो मतलब कि मून का है। ठीक है, लूनार मतलब कि मून का है, मून को ऑर्बिट करेगा। मून के ऑर्बिट में मतलब इसको यहाँ से छोड़ा गया, और सोलर वाला तो सन से होता है वो तो आपको पता ही होगा। तो ये आपको याद रखना है नासा का कैपस्टोन। ठीक है, आज के क्वेश्चंस देखते हैं अब आपके क्या हैं। पहला क्वेश्चन है कि हमने सीएम तो देख लिया कि अब कौन बन गए एकनाथ शिंदे, गवर्नर कौन है महाराष्ट्र के, पहला क्वेश्चन आपने ये बताना है। सेकंड है कि एक्सिस बैंक के एमडी सीईओ कौन है, और थर्ड है कि एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा कौन है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस का आपने आंसर देना है मुझे कमेंट सेक्शन में। आज के अगर किस सीरीज़ में कुछ भी आपको प्रॉब्लम लग रही है, कोई डाउट लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।